गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं आइनॉक्स सीवीए आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर क्या क्या डिस्कशन करेंगे कि ये जो आइनॉक्स सीवीए जो कंपनी है वो पर्टिकुलर क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसका बिजनेस क्या है, आईपीओ के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे। कौन सी कैटेगरी में हमें एप्लीकेशंस करनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी में हमें नहीं एप्लीकेशंस करनी चाहिए, क्या हमारा लिस्टिंग गेन होगा, कितना लिस्टिंग गेन होगा, वो सारी की सारी डिटेल पर्टिकुलर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में, भाई उसको क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका बिजनेस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते रहे। तो यहाँ पर क्लियर कर देख सकते हो कि कंपनी का जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1976 में कंपनी को स्टार्टिंग किया था, मतलब इनकॉर्पोरेशन हुई थी, राइट। इसका नाम है पर्टिकुलर इंडिया आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। ये जो आइनॉक्स जो नाम सुनते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये आइनॉक्स एक्चुअली वो सिनेमा वाला है या कौन सा है। देखो, सिनेमा वाला ऑलरेडी आईपीओ अभी सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग है, राइट। तो ये आइनॉक्स और वो आइनॉक्स टोटली डिफरेंट है, दोनों कंपनियां बहुत डिफरेंट है। अब बात कर लेते हैं कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं। तो कंपनी मेजोरिटी 3 टाइप के ऑफ द प्रोडक्ट वो है। एक है इंडस्ट्रियल गैसेस, दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड एलएनजी। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा सर इसके अंदर क्या है। तो ये पर्टिकुलर क्या मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करती है, क्रायोजोनिक इक्विपमेंट। अब क्रायोजोनिक इक्विपमेंट किसको बोलते हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ उसकी कंपनी के ऊपर, कंपनी की वेबसाइट पर हम डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, हाँ मेजोरिटी, जी हाँ, ये जो टैंक्स होती है ना, ये जो टैंक्स होती है, ये जो टैंक्स होती है, ये टैंक्स होती है, इसके अंदर मेजोरिटी क्या होता है, एक लिक्विड केमिकल्स होता है जिसको लिक्विड हाइड्रोजन बोलते हैं, लिक्विड एलएनजी बोलते हैं, लिक्विड गैसेस जो बोलते हैं, उसको स्टोरेज के लिए उसके अंदर रखा जाता है। और ये बहुत ही केयरफुली प्रोडक्ट बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें कोई डैमेजेस हुआ या कोई लीकेजेस हुआ तो बहुत ज़्यादा कुछ डैमेज कर सकता है, करेक्ट। ओके, अब बात कर लेते हैं मेजोरिटी। ये तो हमने जो डिस्कशन किया वो कंपनी के क्या प्रोडक्ट है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, किस कहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करती है, इसके बारे में डिस्कशन हो गया। अब छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं आईपीओ के बारे में, राइट। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर आईपीओ की जो ओपनिंग हुई है वो 14 को ऑलरेडी ओपनिंग हो चुकी है और 18 को इसका क्लोजिंग हो रहा है। 18 मतलब मंडे को, मतलब कल इसका क्लोजिंग है, राइट। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने ऑलरेडी उनका जितना भी फंड था वो डॉम्स में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, इंडियन सेल्टर में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो ये पैसा बेसिकली यहाँ पर कोई काम आने वाला लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 18 मतलब मंडे को ये मान लीजिए क्लोज हो जाएगा, करेक्ट। और मंडे को नाइट में आई थिंक 8 to 11 बजे के आसपास, AM नहीं हो, PM के आसपास इसका अलॉटमेंट आएगा। कहाँ पर? डोम शेयर शेल्टर का। तो ये पैसा आप बेसिकली इस आईपीओ में यूज नहीं कर पाओगे, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने सारा पैसा इसमें लगा दिया तो पीछे भी आने वाले जितने भी आईपीओ है वहां पर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आपका फंड इस तरह से मैनेज करो कि आप एक अच्छे से आईपीओ में एप्लीकेशन कर सको, इन्वेस्ट कर सको और मैक्स टू मैक्स आपको रिवॉर्ड्स मिले। और ऐसी जगह एप्लीकेशंस कीजिए जहां से आपको अलॉटमेंट लगने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि हमें आइनॉक्स के अंदर अगर एप्लीकेशंस करनी है तो पर्टिकुलर कौन सा कैटेगरी में करनी पड़ेगी, कौन से सेगमेंट में हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात ये यहाँ पर 19 को इसका अलॉटमेंट है, 20 को ये क्रेडिट भी हो जाएगा, अनब्लॉक भी हो जाएगा और 21 को ऑफिशियली ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। सबसे एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट जो हम पर्टिकुलर इस आईपीओ के बारे में हम बोलेंगे वो है इसका लॉट साइज, इश्यू साइज। जो यहाँ पर 2,21 लाख के आसपास कुछ टोटल शेयर है, वो शेयर पूरे के पूरे जितने भी शेयर्स है वो ओएफएस के थ्रू आएंगे। इसमें फ्रेश इश्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है, पूरा का पूरा ओएफएस है, ओके। और ये ओएफएस के थ्रू कंपनी अराउंड 1460 करोड़ के आसपास कंपनी मार्केट में से कलेक्ट करेगी एज अ आईपीओ के थ्रू। इसकी प्राइस बैंड की बात करेंगे तो मिनिमम प्राइस बैंड है 627 और मैक्सिमम प्राइस बैंड है 660।
तो आप जब भी कोई एप्लीकेशन करते हो तो वहाँ पर आपको कट ऑफ सिलेक्ट करते हो, राइट। तो मेजोरिटी कट ऑफ जो सिलेक्ट करते हो वो रिटेल के लिए होता है और 99% केसेस में आपको जो भी अलॉटमेंट होता है आईपीओ की वो होता है 660 पर, मतलब मैक्स टू मैक्स जो प्राइस होती है इसके ऊपर। अब यहाँ पर देख सकते हो 22 इसकी लॉट साइज है, मिनिमम लॉट साइज का मिनिमम शेयर बीट है। अगर आप मिनिमम एप्लीकेशन करते हो पर्टिकुलर रिटेल कैटेगरी में तो आपको एक 22 शेयर अलोकेट होंगे और उसके लिए आपको फाइनेंस लगाना पड़ेगा 14,520 के आसपास। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कशन करें कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन कहाँ पर करनी चाहिए। देखो ये पूरा का पूरा जो OFS आया हुआ है उसके अंदर जो QIB होता है, QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। तो उसको उन्होंने ऑलरेडी 50% उनको दिया हुआ है, जबकि जो HNI कैटेगरी होती है जो 2 लाख या 10 लाख की जो एप्लीकेशन करते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 15% है। और जो रिटेल इंडिविजुअल है जो छोटी मतलब मिनिमम एप्लीकेशन करते हैं 14,000 या 15,000 के आसपास, उनके लिए यहाँ पर कुछ 35% है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि हमें किस तरह से और कहाँ पर एप्लीकेशंस करनी। तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको एप्लीकेशंस करनी है और आपके पास मान लीजिए मल्टीपल अकाउंट्स नहीं है, मल्टीपल अकाउंट मतलब आपके फैमिली के अकाउंट्स नहीं है, आपके पास मान लीजिए सिंगल अकाउंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप HNI कैटेगरी में भी जा सकते हैं। अब HNI में भी 2 टाइप के होते हैं, एक स्मॉल HNI होता है और एक बिग HNI होता है। देखो स्मॉल HNI में क्या होगा कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ होगी, जबकि बिग HNI में इतनी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी जितना भी फंड है जो बिग HNI का वो ऑलरेडी डोम के अंदर इन्वेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर बिग HNI में आपको कंपटीशन बहुत कम रहेगी, लेकिन स्मॉल HNI में अभी भी आपको कंपटीशन यहाँ पर मिल सकती है। तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको एप्लीकेशन करनी है तो आपको 2 कैटेगरी में ही चॉइस करना होगा, या तो आप बिग HNI पकड़ लीजिए या तो फिर आप रिटेल पकड़ लीजिए। लेकिन स्मॉल HNI में क्या होगा, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन वो पैसे में आपकी प्रोबेबिलिटी अलॉटमेंट की बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिटेल एंड बिग HNI में ही एप्लीकेशंस करनी है। ओके, अब थोड़ा सा इसका GMP के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जिस तरह से अभी जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ संडे के दिन, ठीक है, तो एट प्रेजेंट इसका जो GMP है वो 530 to 540 ओनली बायर है, मतलब 80%। अब 80% का मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट ये अब मंडे के दिन किस तरह से इसमें सब्सक्रिप्शन होता है, क्या होता है। देखो GMP जो होता है ना उसके ऊपर कभी 100% भरोसा मत कीजिए। हो सकता है इसके अंदर आप 50 to 60% आप इसको रेफरेंस के हिसाब से लेकर चल सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन इसको 100% ये मत मान लो कि भाई ये 530 या 540 के आसपास ये लिस्ट होगा, नहीं। हाँ, इसके हिसाब से जो प्रीमियम चल रहा है वो 80% है। इट मीन्स कि ये लिस्टिंग गेन आपको प्रोवाइड कर सकता है। हो सकता है 30% हो, 40% हो, 50-60 व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको एक लिस्टिंग गेन, आपको प्रॉफिट इसको मिल सकता है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो GMP होता है वो GMP सॉरी दिन में 2 बार इसको रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि हर 5 मिनट में ये चेंज होता रहता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिन में मेजोरिटी 2 टाइम ये रिफ्लेक्ट करता है। एक मॉर्निंग का जो मार्केट जब ओपन होता है उन दूरी, और एक होता है मार्केट जब क्लोजिंग होता है, उसके सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाते तब। सबसे ज़्यादा GMP जो वेरिएशन होता है वो लास्ट डे होता है। मतलब मान लीजिए ये आइनॉक्स CVA का IPO है, उसका क्लोजिंग होने वाला है 18 को। अब जब 18 को ये जो GMP होगा ना उसमें वेरिएशन हो सकता है, एक घंटे के अंदर भी ये वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, दूसरी बात यहाँ पर हम फाइनेंशियल की बात करें। अब ये जो IPO होता है ना इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस, करेक्ट। तो इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है उसके हिसाब से हमें लगेगा कि भाई देखो आप भी किसी IPO में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या देखोगे कि भाई कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या वो प्रॉफिट देगी या नहीं देगी, क्योंकि डेफिनेटली IPO लोग क्यों लगाते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई उसकी जो ईयर ऑन ईयर जो कंपनी जो काम करती है तो उसके ऊपर वो कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट है, कितना एक्सपेंस करती है, कितना प्रॉफिट लेती है, वो सारे के सारे डिटेल हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2021 में उनकी असेट कुछ थी 687 करोड़ के आसपास। अगर 2022 में देखोगे तो वो ऑलरेडी
900 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। 2023 के अंदर आप देखोगे तो 1100 के आसपास है, और 2023 अभी रनिंग है, और यहाँ पर 1155 के आसपास आपका कुछ असेट दिख सकता है। राइट, दूसरी बात है कि यहाँ पर रेवेन्यू भी देखो तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू यहाँ पर 600 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़, यहाँ पर रेवेन्यू भी इंक्रीज। देखो यहाँ पर आपको कम दिखता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वार्टर का है, ओनली 2 क्वार्टर। यहाँ पर ऑलरेडी 2 क्वार्टर का हम ऐड करें तो मोर देन 1000 करोड़ से भी ऊपर का इसका रेवेन्यू हो जाएगा। दूसरी बात, एक्सपेंस देखो तो 400 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, अगेन 400 करोड़, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट देखिए 96 करोड़, 130 करोड़, 152 करोड़ एंड 100 करोड़। मोटा मोटा देखा तो ईच एंड एवरी ईयर इनका असेट भी इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। राइट, तो मोटा मोटा अगर फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हम इसको कंपैरिजन करें तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, आपको लिस्टिंग गेन भी इसमें बहुत अच्छा मिल सकता है। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात करते हैं इसकी पीई रेशियो क्या है। देखो इसके पीई रेशियो अगर हम देखें ना तो ईपीएस कितनी है 16.83, लेकिन ईपीएस यहाँ पर देखो 39.22, और इसका जो रिटर्न ऑफ नेटवर्क है वो 27 के आसपास है। मतलब एक बिग आईपीओ के अंदर ये एक बहुत ही अच्छी फिगर मानी जाती है। राइट, अगर आपको ये एप्लीकेशंस करनी है तो इसके अंदर आपको यहाँ पर देख सकते हो 3 कैटेगरी ही आप पकड़ के चलिए। एक होता है रिटेल मिनिमम, एक होता है स्मॉल एचएनआई, और एक होता है बिग एचएनआई। इसके अंदर इन्वेस्ट करना मतलब वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, ओके। देखो इसमें कैटेगरी के हिसाब से आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे मेरा फंड किस तरह से मैनेज करना है। राइट, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ पीछे भी लाइन पर है। यहां पर अगर मान लीजिए आपने 14 पे अप्लाई किया, 14 लोट, तो आपका टोटल कैपिटल लगेगा 2,03,000 के आसपास। और अगर आपने बिग एचएनए में अप्लाई किया तो 10 लाख के, और 10 मोटा मोटा 10 लाख रखेगा। और अगर आप नॉर्मल मतलब एक स्मॉल रिटेल मिनिमम एप्लीकेशन करोगे तो 14,000 रखेगा। अब यहाँ पर जो है अलोकेशन आप देखोगे तो यहाँ पर 35% है, और यहाँ पर ये जो स्मॉल और ये दोनों को मिलाकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50% है। अब ये जो 50% है उसके अंदर से क्या होता है, 5% यहाँ पर रहता है और 10% यहाँ पर रहता है। यहाँ पर 5% के अंदर आपको कंपटीशन बहुत टफ मिलने वाली है। तो यहाँ पर मुझे लगता है एप्लीकेशन करना मतलब वेस्ट ऑफ मनी। हाँ, लकी ड्रॉ में अगर लग जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन एज पर टेक्निकली हम देखेंगे तो यहाँ पर लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 चांसेस है, या फिर आप रिटेल मिनिमम एप्लीकेशन करिए, या फिर आप पर्टिकुलर बिग एचएनआई करिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि भाई आप रिटेल मिनिमम में ही एप्लीकेशन करिए, जो 35 के आसपास इसका जो कैटेगरी में रखा हुआ है ना वहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखो ये जो OFS है, यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगी, इसका क्या GMP चल रहा है, सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट। देखो सब्सक्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन के अंदर जो सब्सक्रिप्शन डेटा मिला है वो QIB में, एक्चुअली ये आप सभी लोग जानते हैं कि QIB वाले जितने भी पर्सन्स होते हैं ना, वो किसी भी IPO में जब एप्लीकेशन करते हैं ना, वो आफ्टर 3 PM के बाद ही करते हैं। ठीक है, आफ्टर 3 PM के बाद यहाँ पर मुंह मिलेगी। मतलब आप यहाँ पर 18 तारीख को आप देखोगे तो आपको इंक्रीज होते हुआ दिख सकता है। अब HNI कैटेगरी है, जो NII जो दिख रहा है वो HNI कैटेगरी है। अब HNI कैटेगरी में यहाँ पर देख सकते हो अभी भी से 30% तो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर रिटेल में देखोगे तो बहुत ही कम है। तो यहाँ से भी आपको एक आइडेंटिफाई हो सकता है कि नहीं मुझे कहाँ पर एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो अगर मेरे पास फंड होगा तो मैं रिटेल में ही एप्लीकेशन करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा बिग एचएनआई में चला जाऊंगा। लेकिन बिग एचएनआई में जाने के लिए आपके पास प्रॉपर फंड अभी मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा डोम्स के अंदर इन्वेस्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा रिटेल में ही इन्वेस्ट करूंगा। करेक्ट, ओके। अब दूसरी कोई इंपॉर्टेंट बात हम देख लेते हैं। देखो इसका लिस्टिंग की डिटेल भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप उसका अलॉटमेंट भी चेक कर सकते हो। जब भी इसका अलॉटमेंट आएगा आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसका अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन। मोटा मोटा हमने जो ये आईपीओ के रिव्यू के बारे में डिस्कशन किया तो उससे ये पता चलता है कि इस आईपीओ में एप्लीकेशन तो हमें करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास फंड किस तरह से उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है। ठीक है, दूसरी बात
यहाँ पर मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं करता कि आप पर्टिकुलर इस आईपीओ में एप्लीकेशंस करिए, मैं सिर्फ मेरा पर्टिकुलर व्यू आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इस आईपीओ में एप्लीकेशन करना है तो आपका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है आप उससे एडवाइस कर सकते हैं, उससे सलाह मशवरा करने के बाद ही आप इसमें एप्लीकेशन कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम पर आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।